Hey guys, here's Devendra Kumar Dubey and I welcome you on Hash No Ignorance. Hello everyone, welcome to my channel. आज मैं इस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं समरी बताऊँगा बुक का, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और इसको लिखा है नेपोलियन हिल जी ने। और उन्होंने बताया है कि इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने 20 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया है लोगों पर, मतलब देखा है, जाना पहचाना कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं किस सिचुएशन में, और फिर उन्होंने नियरली हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एनालाइज किया, तब जाके ये बुक लिखा है। तो ये बुक काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए भी, आपके कैरियर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इन्होंने काफ़ी फेमस लोगों को भी एनालाइज किया है, जैसे हेनरी फोर्ड हो गए, फिर किंग जिलेट हो गए, फिर एडिशन, ओके, तो रैल्फ वीक्स हो गए, थॉमस ए एडिशन हो गए। ये सबको इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया है। एडविन सी बर्न्स हो गए, ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल को एनालाइज किया है, फिर जाके ये बुक लिखा है। तो इस बुक में काफ़ी कुछ अच्छा हमें मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज इस सीरीज़ को हमारे, ठीक है। और एक और बात कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जितना भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा समरी, उसमें बेस्ट लाइंस जो होंगे, जो आपके लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डू चेक दैट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है इसमें, मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें भी। तो इस चैप्टर का नाम है द मैन हु थॉट हिज वे इनटू पार्टनरशिप विद थॉमस ए एडिसन, ठीक है। तो इसमें एक आदमी रहता है, वही बर्न्स नाम का। तो वो सोचता है कि उसे पार्टनरशिप करना है थॉमस ए एडिसन के साथ। तो उसी के बारे में है ये पूरा। तो उस आदमी के पास ना ही पैसे रहते हैं, ना उसे पता रहता है कि कहाँ रहते हैं थॉमस ए एडिसन, लेकिन फिर भी वो कैसे अपनी इस जर्नी को पूरा करता है और काफ़ी रिच बन जाता है बाद में जाके। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत इस चैप्टर का एक बहुत ही प्यारे लाइन से किया है नेपोलियन हिल जी ने, और वो लाइन है, ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट when they are mixed with definiteness of purpose, persistence, and a burning desire for their translation into riches or other material objects। मतलब यही है कि थॉट्स थिंग्स हैं, ठीक है, मतलब रियलिटीज़ में चेंज हो जाते हैं जब उसके पीछे एक पर्पस हो, एक परसिस्टेंस और बर्निंग डिज़ायर हो, तो वो रियलिटीज़ में चेंज हो जाते हैं। इतने पावरफुल थॉट्स होते हैं, ठीक है। और जो बर्न्स हैं, इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एडविन सी बर्न्स। तो ये वही इंसान है जिसे जाना रहता है एडिशन के पास और उनका असिस्टेंट बनना रहता है। तो उसका एक चीफ कैरेक्टर था जो कि डेफिनाइट था, ठीक है। वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्न्स डिज़ायर वॉज दैट इट वॉज डेफिनाइट। तो इसे आप समझ सकते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना चाहा है यहाँ पे राइटर जी ने कि कैसा एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो जब पहली बार बर्न्स के दिमाग में ये डिज़ायर स्ट्राइक किया कि उन्हें एडिशन का इनके साथ काम करना है, तो उनके सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला कि वो अच्छे से उस समय एडिशन को जानते नहीं थे, और दूसरा कि उनके पास पैसा नहीं था। और इसमें राइटर ने कहा है कि इतनी सी प्रॉब्लम काफ़ी थी किसी को अपने डिज़ायर को छोड़ देने की, सोच लेने की कि वो फेल हो जाएगा उसमें। लेकिन बर्न्स ने उस समय अपनी डिज़ायर को, अपने ड्रीम को छोड़ा नहीं, उन्होंने उसमें से वे रास्ते निकाले। तो ही फाउंड आउट वेज फ्रॉम दैट।
एंड तो पैसा न होने के कारण वो ब्लाइंड बैगेज में उन्होंने ट्रैवल किया और पहुँचे उनके लेबोरेटरी तक, एडिशन के लेबोरेटरी तक। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने इस तरह से बात किया कि एडिशन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि इनके अंदर कुछ तो है। तो फाइनली एडिशन ने सोचा, कंक्लूड किया कि अब इसे मैं रखूँगा अपने साथ, ये काम करेगा बर्न्स। तो उसने शुरू किया बर्न्स ने काम करना। तो आगे फिर राइटर एक और अच्छी लाइन लिखते हैं कि मोटिवेटिंग लाइन, ऐसे ही बुक में कई जगहों पे मोटिवेटिंग लाइन लिखी हुई है। तो वो लिखते हैं कि आई हैड लर्नड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विथ मैन दैट व्हेन अ मैन really desires a thing so deeply that he is willing to stake his entire future on a single turn of the wheel in order to get it, he is sure to win. मतलब इसका ये है कि अगर कोई इंसान अपने डिज़ायर को, ठीक है, अपने डिज़ायर को इतने डीपली मतलब विलिंग कर रहा है कि वो अपना पूरा लाइफ जो है एक ही तरफ ले जा सकता है, कोई बैकअप प्लान नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं कि ये नहीं हुआ तो वो बन जाऊंगा, नहीं, एक ही टर्न पे अगर ले जा सकता है तो ही इज श्योर टू विन, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो एडिशन ने जब बात किया बर्न्स से, तो एडिशन ने सोच लिया कि जो बर्न्स बोल रहे हैं उस समय इंटरव्यू में, तो मतलब बातचीत के टाइम, तो जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो वो उनके दिमाग में चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बर्न्स के। और वो समझ गए थे कि बर्न्स को उनकी थॉट बहुत आगे तक है और वो काफ़ी आगे जाने वाले हैं। तो यही सब सोच के उन्होंने रख लिया बर्न्स को अपने साथ। और एडिशन ये भी सोचे दिमाग में कि एडिशन हिमसेल्फ सेड सो, it could not have been the young man's appearance which got him his start in the edition office, for that was definitely against him. It was what he thought that counted. तो एडिशन ने बोला कि ये इसका फिज़िकल अपीयरेंस, बर्न्स का फिज़िकल अपीयरेंस केवल नहीं है जो यहाँ पे लाया इसे और सेलेक्ट करा दिया मतलब साथ में काम करने के लिए, ज़रूर ही इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट होगा जो कि रियलिटी में चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पे इसे पहुँचाया है। ये एडिशन समझ रहे थे। राइटर ने बोला है कि साइकोलॉजिस्ट्स हैव करेक्टली सेड दैट व्हेन वन इज़ ट्रूली रेडी फॉर अ थिंग इट पुट्स इन इट्स अपीयरेंस। मतलब अगर कोई भी एकदम स्ट्रांगली सोचता है, कोई चीज़ डिज़ायर करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है अगर, तो वो रियलिटी में हो ही जाता है अपीयरेंस। ठीक है। हो सकता है कि आपको शुरू में ना समझ में आए कि कैसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आप वहीं जा रहे होते हो। लेकिन बर्न्स का सिर्फ यहीं तक नहीं था डिज़ायर की केवल साथ में काम करना है, इसे बर्न्स को एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनना था। तो शुरू में तो उन्होंने एज ए असिस्टेंट काम किया, जो बोलते हैं करते गया, लेकिन बर्न्स रेडी था, अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिलता तो वो बिजनेस पार्टनर बनने के लिए भी तैयार था। और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसकी वो खोज कर रहे थे। एडिशन ने एक मशीन बनाया, एडिफोन, एडिशन डिक्टेटिंग मशीन। ठीक है। जो कि उन्होंने जब सेल करने के लिए अपने सारे ऑफिसर्स को बोला, सेलरमैन्स को, मगर जो लोग थे ऑफिसर्स उनके यहाँ, तो उन्हें वो कुछ अच्छा नहीं लगा मशीन में। उन्हें लगा कि लोग इसे क्यों खरीदेंगे, ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो उन लोगों ने मना कर दिया, उनके जो सेल्समैन थे। तो एडिशन को लगा कि ये मशीन अब बेकार हो गया है, और वहाँ बर्न्स ये सब देख रहे थे खड़े होके। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी इसमें नज़र आई कि अगर वो बेच देते हैं ये सारे मशीन्स तो शायद एडिशन खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने एडिशन से बात की और बोला कि मैं ये सेल कर सकता हूँ, लोगों को बेच सकता हूँ,
तो एडिशन ने सोचा कि हाँ एक ट्राई कर लेते हैं, अगर कोई बोल रहा है तो, नहीं तो और सारे तो मना ही कर दिए थे। तो फिर वो बेंस को बोल दिया कि ठीक है सेल कर दो, और बेंस ने काफ़ी अच्छा सेल किया उसको कि सारे के सारे मशीन बिक गए, और उससे एडिशन काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने अपने कंपनी ब्रांड का नाम चेंज करके रख दिया इन्वेंटेड बाय मेड बाय एडिशन एंड इंस्टॉल्ड बाय बेंस। और उससे बेंस को कुछ ज़्यादा ही खुश हुए, और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हो गई बिजनेस पार्टनर बनने की। और वहाँ से उन्होंने इतना मतलब सेल कर करके ही इतने पैसे कमाए कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे। तो यहाँ पर राइटर ने हमें बताया है कि शुरू में तो जब आए वो बेंस एडिशन के पास, तो उन्हें एज ए असिस्टेंट मिला जॉब, और अब ये सोचिए कि 2-3 साल तक वो लगातार ऐसे ही काम करते रहे। तो ऐसा भी हो सकता था कि वो हार मान जाते, सोचते कि अब तो मैं नीचे ही काम करूँगा, उनके बिजनेस पार्टनर कैसे बन पाऊँगा। लेकिन उनके इस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को रियलिटी में चेंज होने में इतना समय ज़रूर लगा, लेकिन वो हुआ, और फाइनली उन्हें मौका मिला बनने का, और वो पार्टनर बन भी गए, साथ में उनका नाम आ गया ब्रांड में। तो यही है कि राइटर ने ये भी कहा है कि शुरू में उनके पास ना पैसा था, तो और थोड़ा बहुत वो पढ़े हुए थे, और ना ही कोई मोटिवेशन मिली थी कहीं से, बट ही डिड हैव इनिशिएटिव, फेथ एंड द विल टू विन। बस इतना काफ़ी था उनके लिए। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के पीछे पर्पस, परसिस्टेंस होना ज़रूरी था, और एक बर्निंग विल। तो बस, और बेंस ने खुद को मेड हिमसेल्फ नंबर 1 मैन विद द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर हु एवर लिव्ड। तो सबसे बड़े इन्वेंटर के साथ उन्होंने अपना नाम जोड़ा, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। तो इस पहले चैप्टर में सबसे पहली स्टोरी यही बताते हैं नेपोलियन हमें कि एक बर्निंग विल होना बहुत ज़रूरी है, एक डिज़ायर होना। तो इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए एक और स्टोरी बताया है राइटर ने। तो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है R.U. डार्बी, और ये डार्बी के एक अंकल रहते हैं जिन्हें गोल्ड फीवर होता है, मतलब कि डगिंग करके गोल्ड निकालने का फीवर। तो उन्होंने सोचा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो हम यही करते हैं। तो डार्बी और उसके अंकल एक ज़मीन खोजा जहाँ पे वो डगिंग करना शुरू कर रहे थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने शुरुआत करने से पहले उन्होंने मशीन्स खरीदे डगिंग करने के लिए, और उसके लिए काफ़ी लोन्स भी लिए, मतलब नेबर से और फैमिली मेम्बर से। तो लोन्स लेके फिर उन्होंने ख़रीदा, और जब उन्होंने डगिंग शुरू किया उस मशीन से, तो उन्हें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। शुरू में गोल्ड निकले, तो 1-2 ट्रक उन्होंने भिजवाया, तो उससे काफ़ी अच्छा इनकम हुआ इनका। और वो सोचे कि अगर ऐसे 1-2 और ट्रक आ जाए, मतलब अगर वो सेल कर पाए, तो वो सारे लोन्स चुका के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो वो डगिंग कंटिन्यू रखे, लेकिन कुछ समय तक उन्हें फिर गोल्ड नहीं मिला। तो काफ़ी समय तक वो करते रहे। तो शायद 1 या 2 दिन उन्होंने किया, फिर हार मान गए। वो सोचे कि अब नहीं मिलेगा यहाँ पे, अब छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ के चले गए दोनों, और वो जो मशीन था वो उन्होंने किसी को बेच दिया, मतलब जो लोहे वाले होते हैं जो खरीदते हैं, उन्हें उन लोगों ने बेच दिया। अब वो उसने चेक किया तो मशीन एकदम सही था जिसे उन्होंने बेचा था, और बहुत सस्ते में बेच दिया, कुछ $100 में। तो उसने फिर डगिंग शुरू किया जिसे उन्होंने बेचा था, और क्या हुआ कि वो सिर्फ 3 फीट रह गए थे गोल्ड से, और केवल 3 फीट उसने डगिंग किया और उससे काफ़ी सारा गोल्ड मिला, एक पूरा परत मिला गोल्ड का। तो उसने बेचा उसे और डगिंग कंटिन्यू रखा,
और कुछ समय में वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गया था। तो फिर वही जब इन्हें पता चला, डार्बी को और उसके अंकल को, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए कि केवल 3 फीट से वो रह गए, और इसीलिए इस स्टोरी का नाम है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लेसन इन्होंने सीखा इससे। और जो डार्बी था, RU डार्बी, तो उसने फिर से एज मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम शुरू किया। और उसमें जो उसने लर्न किया था उस गोल्ड वाले इंसिडेंट से, तो वो उसने यहाँ पे इम्प्लाई किया। और वो उसे पता था, उसने बताया यहाँ कि उसे शुरू में पता था कि वो जब बेचने जाएगा तो लोग नो ही बोलेंगे कि नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन इसे किसी तरह उसे यस में चेंज कराना है। तो ये गया सबके घर ऐसे ही, और जैसे भी बेचना था इसने बेचा और काफ़ी अच्छा इनकम कमाया इससे। तो हाँ, ज़रूर इसने पहले वाली में काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन सेकंड बार ये उससे लर्न करके काफ़ी अच्छा किया और काफ़ी अच्छी इनकम हो गई, और ये भी एक एज ए रिच पर्सन सामने आया। तो ये भी थी सेकंड स्टोरी इस फर्स्ट चैप्टर में। फिर एक और स्टोरी आती है इसमें, अ 50 सेंट लेसन इन परसिस्टेंस। तो इसमें भी वही मिस्टर डार्बी ही रहता है। तो वो एक आफ्टरनून जाता है वीट लेने, मतलब आटा लेने, गेहूँ पिसवा के। तो एक अंकल के यहाँ जाता है, गेहूँ पिसवा रहा होता है। उसी समय एक छोटी बच्ची आ जाती है जो कि बेगर टाइप की होती है, मतलब मांग रही होती है पैसे और कुछ खाने के लिए। तो वो जो अंकल होते हैं जो आटा दे रहे होते हैं, तो वो गोरे थे, और उस समय वही वाइट और ब्लैक वाला सिस्टम था कि मतलब ब्लैक्स की इज्जत नहीं होती थी ज़्यादा। तो वो जो बच्ची थी वो ब्लैक थी और ये आदमी वाइट था। तो उसने काफ़ी तेज़ चिल्लाया उस बच्चे पे कि वो चली जाए यहाँ से, वो नहीं देगा पैसा। लेकिन वो बच्ची वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिली, वहीं खड़ी थी। और मिस्टर डार्बी ये सब नोटिस कर रहा था, देख रहा था। तो उसने फिर एक बार डांटा बच्ची को, तो भी नहीं गई वो। फिर उसने क्या किया कि गुस्से में आके उस आदमी ने हाथ में बैरल स्टेव या कुछ लिया और मारने के लिए जाने लगा उस बच्ची के पास। लेकिन वो बच्ची वहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हिली, और इस तरह से देख रही थी उस अंकल को कि उसे पूरा विश्वास हो कि मिल ही जाएगा उसे वो 50 सेंट्स जो वो मांग रही थी। और डार्बी देख के डर रहा था कि कहीं वो मार न दे आदमी उसे। और जैसे ही वो आदमी वो बैरल स्टेव लेके उसके पास पहुंचा, उस बच्ची के पास, वो बच्ची तेज से चिल्लाई, माई मैमीज गोटा हैव दैट 50 सेंट्स। तो वो सुनते ही तुरंत वो आदमी वहाँ रुक गया, और वो तुरंत वो बैरल स्टेव रखा और तुरंत उसे 50 सेंट्स निकाल के दे दिया। और डार्बी ये देखता ही रह गया कि ऐसा हुआ क्यों, इतने गुस्से में था और अचानक से पास पहुंचते ही उसका गुस्सा कहाँ गायब हो गया। तो ये देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ वो डार्बी। और यहाँ भी एक ये लेसन मिलती है कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो तो वो रियलिटी में अपियर हो ही जाता है, और कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है हमारे रियल अपीयरेंस को। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर हो अंदर से उस लड़की के पास कि उसे मिल ही जाएगा 50 सेंट्स, और वही रियलिटी में चेंज हुआ। तो यही साइकोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। और हाँ, बर्निंग डिज़ायर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है कि बहुत तुम गुस्से वाला। बर्निंग का मतलब सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि आप रियलिटी में कर सको, उसके बारे में फिर सोचना ना हो कि कैसे होगा या क्यों होगा, नहीं। हाँ, और डार्बी ने ये भी बोला था कि जब उसने नई डिक्शनरी खरीदी तो सबसे पहले वो इम्पॉसिबल वर्ड उसमें खोजा,
और उसे सबसे पहले एकदम क्लियरली डिसिप्लिन के साथ उसे काट के निकाल दिया उस वर्ड को, क्योंकि वो वर्ड डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। एक और स्टोरी है इसी चैप्टर में कि एक चाइनीज़ आता है अमेरिका फर्दर स्टडीज़ के लिए अपने अमेरिकन वे में। तो वो जहाँ जाता है वहाँ के प्रेसिडेंट हार्पर होते हैं। तो वो बैठा रहता है सबके साथ ग्रुप में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन उसे एक लोनलीनेस फील होता है कि वही सिर्फ वहाँ पे एक चाइनीज़ है और सारे अमेरिकन हैं। तो वो जो प्रेसिडेंट होता है वहाँ पे, वो उसे खड़ा करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कैसे मैंने तुम्हें ही खड़ा किया, मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही क्यों गया। तो उसका मतलब उसे पता था कि वो वही सबसे ऑड वन आउट है उसमें, चाइनीज़ है। तो उसे जानना था कि वो कैसा फील कर रहा है चाइनीज़ मैन। तो चाइनीज़ ने बोल दिया कि उसकी आँखें सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, स्लैंट आइज़ हैं, तो ऑफ स्लैंट। तो प्रेसिडेंट समझ गया कि ये क्या फ़ील कर रहा है, यहाँ पे सबसे अलग फ़ील कर रहा है ये सब। तो यहाँ पे उसने ये नहीं आंसर नहीं दिया, उसने ये बताया कि वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच कैसी है वहाँ पे बैठे हुए। तो बस प्रेसिडेंट यही जानना चाहता था। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, हम जो करते हैं, रियलिटीज़ जो अपीयरेंस होता है, वो सारी हमारे थॉट से ही होती हैं। तो हमें मेन ध्यान अपने थॉट पे देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं किस समय, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। इसके बाद फिर एक और स्टोरी आती है हेनरी फोर्ड की, जिसमें कि वो फेमस V8 व्हीकल अपना बनवा रहे होते हैं। तो वो जब अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं कि हमें अब V8 व्हीकल बनाना है जिसमें कि 8 सिलेंडर साथ में होंगे, तो उनके एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब साथ में हो ही नहीं सकता, काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, वो पहले ही सोच चुके हैं। लेकिन फोर्ड ने बोला कि ये बनाना ज़रूरी है, हमें बनाना ही है ऐसा। तो एम्प्लॉयर्स तो तैयार नहीं थे उसके लिए, लेकिन उसने ऑर्डर दिया हेनरी फोर्ड ने कि नहीं तुम कोशिश करो, वो बनेगा। तो वो कोशिश किए, भले ही उनका मन नहीं था, फिर भी 1 साल हो गया पूरा। फोर्ड जब पहुंचा वहाँ पे फिर से पूछने, तो उसे पता चला कि नहीं बन पाया है। तो फोर्ड ने बोला ठीक ठीक है, तुम और टाइम लो और बनाओ, मतलब कोशिश करो। और आखिर में वो तैयार हो ही गया। तो वो आइडिया कहाँ से आया, वो उनके जो डिज़ायर थे अंदर, उसी से रियलिटी में चेंज हुआ, रियलिटी अपीयरेंस हुआ उस थॉट का। नहीं तो वो आइडिया तो पहले भी आ सकता था, लेकिन क्यों वो 2-3 साल बाद आया। तो ऐसा ही राइटर ने इसमें बोला है कि हेनरी फोर्ड को पता था इसके बारे में कि अगर वो कोशिश करते रहेंगे तो कोई ना कोई वे आउट ज़रूर आएगा, और आया भी।